हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर अवन यूट्यूब चैनल फैज़ान क्लासेज। आज हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर 7 जिसका नाम है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। यदि आपने इसके पहले के चैप्टर्स का वीडियो नहीं देखा है तो जो ज्योग्राफी है उसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जा करके उससे वहाँ देख सकते हैं और अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि तृतीय क्रिया किसे कहते हैं। तो तृतीय क्रिया को हम सेवा क्रिया भी कहते हैं। तृतीय क्रिया में मुख्य रूप से क्या आती है, सेवाएं आती हैं। तो यहाँ पास एक बात ध्यान केंद्र आकर्षित है कि जो प्राथमिक क्रिया जो होती है वो मुख्य रूप से कृषि से संबंधित होती है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो बात की जाती है वो कृषि की जाती है। तो कृषि क्षेत्र को हम प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं। वहीं द्वितीयक क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। तो उद्योग मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है, द्वितीयक क्षेत्र से। तो उद्योग को हम क्या कह सकते हैं, द्वितीयक क्षेत्र। तो और तृतीय क्रिया में मुख्य रूप से क्या होती है, सेवाएं। तो सेवा क्षेत्र को हम तृतीय क्षेत्र भी कह सकते हैं। तो देखते हैं कि तृतीय क्रियाकलाप क्या होता है। तो तृतीय क्रियाओं में वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता, बल्कि उत्पादक द्वारा प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट रूप से उपभोक्ता के वस्तुओं की पूर्ति की जाती है। उदाहरण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। दूसरे शब्दों में समझे कि ऐसी सभी क्रियाएं जिनसे वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता, बल्कि उत्पादक के कार्यों द्वारा उपभोक्ता की आवश्यकताओं की संतुष्टि की जाती है, सेवाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए डॉक्टर, शिक्षक आदि। डॉक्टर और शिक्षक को तो हम पैसे देते हैं, लेकिन उनसे क्या लेते हैं हम, उनसे शिक्षक से शिक्षा लेते हैं और डॉक्टर से जो है वो उपचार लेते हैं। तो इससे हमें कुछ मिलता नहीं है, लेकिन मिलने का एहसास होता है, संतुष्टि होती है। तो इसे ही हम सेवाएं कहते हैं, यानी कि ये हमें सेवाएं प्रदान करते हैं अलग अलग प्रकार। तो इसे ही हम तृतीयक क्रियाएं या फिर सेवा कहते हैं। तो आई एम श्योर कि ये तृतीयक क्रियाकलाप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि तृतीयक क्रियाकलाप का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो सबसे पहले आता है व्यापार। तो वस्तुओं के क्रय विक्रय यानी कि खरीदने बेचने के क्रिया को ही व्यापार कहा जाता है। यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला होता है फुटकर व्यापार। तो जब व्यापारी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट रूप से उपभोक्ताओं को, यानी कि जो व्यक्ति होता है खरीदने वाला, को वस्तुएं बेची जाती हैं, तो उसे फुटकर व्यापार कहलाती है। उदाहरण के लिए राशन दुकान, सब्जी दुकान आदि से जो व्यक्ति यानी कि उपभोक्ता होता है वो डायरेक्ट जा कर के सामान को खरीद लेता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, फुटकर व्यापार। फिर आता है थोक व्यापार। तो वह व्यापार जो बड़े स्तर पर किया जाता है, इसमें जिसमें उपभोक्ता को प्रत्यक्ष रूप से सामान न बेच करके फुटकर व्यापारियों को सामान बेचा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, थोक व्यापार कहते हैं। यानी कि जो फुटकर व्यापार के लोग होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वो ढेर सारी वस्तुओं को खरीदते हैं। तो थोक व्यापार में क्या होता है कि इसमें जो आम जनता होती है उसे सामान न बेच करके फुटकर व्यापारियों को सामान बेचा जाता है। अब देखते हैं व्यापार के स्थान। तो व्यापार के कई स्थान हैं। पहला है ग्रामीण बाजार। तो गांव में लगने वाले बाज़ारों को ग्रामीण व्यापार केंद्र या फिर ग्रामीण बाज़ार कहा जाता है। इसमें रोज़मर्रा की ज़रूरत की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। यहाँ सभी छोटे स्तर के व्यापारी होते हैं। सामान्य वस्तुओं का व्यापार किया जाता है, जैसे सब्जी हो गया, राशन दुकान हो गया वगैरह। फिर है नगरीय बाजार। तो नगरों में उपस्थित बड़े बड़े बाज़ारों को नगरीय व्यापार केंद्र या फिर नगरीय बाजार कहते हैं। इसमें सभी प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। यह मुख्य रूप से बड़े स्तर के व्यापारी यहाँ मुख्य रूप से बड़े स्तर के व्यापारी होते हैं, यानी कि बड़े बड़े व्यापारी होते हैं। बाजार में सुविधाएं और उत्पाद उच्च गुणवत्ता के होते हैं। दूर दूर से लोग जो है सामान खरीदने यहाँ आते हैं। तो तीसरा है आवधिक बाजार। तो आवधिक बाजार जो होता है वो कहीं भी लग सकता है, यानी ये गांव में भी लग सकता है, ग्रामीण क्षेत्र में भी, और ये शहरी क्षेत्र में लग सकता है। तो एक समय अंतराल के बाद लगने वाले बाज़ारों को आवधिक बाजार कहते हैं। उदाहरण के लिए मंडियाँ, साप्ताहिक बाजार आदि जो है वो आवधिक बाजार में आती हैं। इन बाज़ारों में रोज़मर्रा की ज़रूरत की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। ये बाज़ार भिन्न भिन्न स्थान पर भिन्न भिन्न दिन लगते हैं। इस प्रकार ये एक विस्तृत यानी कि बड़े क्षेत्रों को अपनी सेवाएँ प्रदान करती हैं। फिर दूसरा है परिवहन। तो परिवहन किसे कहते हैं, तो परिवहन भी जो है सेवा के अंतर्गत ही आ जाता है, यानी तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत ही आ जाता है। तो जितने टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं वो सब क्या है, तृतीय क्रियाकलाप है। तो परिवहन को हम यातायात भी कहते हैं। तो व्यक्ति और वस्तु को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लाने ले जाने की सेवा को ही परिवहन कहा जाता है। परिवहन सबसे मुख्य सेवाओं में से एक है। बाकी सभी सेवाएं प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्टली रूप से परिवहन पर ही निर्भर करती हैं। यानी कि सभी सामानों को किसके द्वारा एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है, परिवहन के द्वारा। परिवहन के जो साधन है गाड़ियों द्वारा। फिर है परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक। तो
परिवहन को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं जिससे परिवहन प्रभावित होता है। पहला है भू क्षेत्र, यानी कि भू आकृति कैसी है, विकास का स्तर कैसा है, क्षेत्र के विकास का स्तर कैसा है, परिवहन साधनों की उपलब्धता है कि नहीं है, मार्गों की स्थिति कैसी है, यानी सड़क निर्माण किया गया है कि नहीं, या फिर परिवहन की कितनी मांग है। तो ये सभी प्रक्रियाएं जो हैं वो परिवहन को प्रभावित करते हैं। फिर आता है पर्यटन। तो पर्यटन एक यात्रा है जो बिना किसी लाभ के उद्देश्य से की जाती है। पर्यटन यानी कि टूर, जो टूर कहते हैं ना, घूमने की जो क्रिया होती है उसे हम पर्यटन कहते हैं। तो पर्यटन एक यात्रा है जो बिना किसी लाभ के उद्देश्य से की जाती है। दूसरे शब्दों में वह यात्रा जो घूमने फिरने और मनोरंजन के लिए की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, पर्यटन कहलाती है, वही पर्यटन कहलाती है। पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जो टूर को प्रभावित करने वाले हैं कई कारक हैं। उस किसी क्षेत्र की मांग होनी चाहिए, यानी कि उस क्षेत्र में कितनी मांग है टूरिस्ट की, भू क्षेत्र अच्छी होनी चाहिए, स्थल आकृति कैसी है, यहाँ पर स्थल होगा, स्थल आकृति कैसी है, यानी कि उस क्षेत्र के ज़मीन की बनावट कैसी है, मैदानी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है या फिर पठारी क्षेत्र है, विकास का स्तर कैसा है, उस क्षेत्र का विकास कैसा है, परिवहन की सुविधा है कि नहीं, जलवायु कैसी है, अनुकूल जलवायु है कि प्रतिकूल जलवायु है, भूदृश्य यानी कि जो देखने योग्य जो भूदृश्य है वो कैसी है। तो ये सभी कारक जो है पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। फिर अगला टॉपिक है संचार। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जानकारी पहुंचाने की व्यवस्था को ही संचार कहा जाता है। संचार विकास और जीवन स्तर सुधार में अहम भूमिका निभाता है। संचार को दो भागों में बांटा गया है। तो संचार को दो भागों में बांटा गया है। पहला है संचार या फिर निजी संचार, हम इसे कह सकते हैं। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच की जानकारियों के आदान प्रदान को संचार या निजी संचार कहा जाता है। जैसे इसमें संचार के जो साधन होते हैं वो होते हैं मोबाइल तथा पत्र, यानी कि लेटर्स वगैरह। फिर आता है जनसंचार या दूरसंचार। तो जनसंचार एक स्रोत से अनेक व्यक्तियों के बीच जानकारियाँ पहुँचाने की प्रक्रिया को ही जनसंचार कहा जाता है। जनसंचार के कई साधन हैं, या फिर दूरसंचार के जैसे टीवी से जो है एक व्यक्ति द्वारा, जो टीवी पर बैठ के एक व्यक्ति द्वारा जो सूचना है वो कई व्यक्तियों के पास भेजा जाता है। या फिर रेडियो है, इंटरनेट है, तो इससे क्या किया जाता है कि एक स्रोत से अनेकों व्यक्तियों के बीच जानकारियों को पहुंचाया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, जनसंचार या दूरसंचार कहते हैं। और निजी संचार या संचार उसे कहते हैं जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच सूचनाओं को पहुँचाया जाता है। फिर हम तृतीयक क्रियाकलाप में अन्य सेवाओं को देख लेते हैं। तो डॉक्टर, यहाँ पर डॉक्टर होगा, डॉक्टर, शिक्षक, पुलिस आदि सेवाओं को अन्य सेवाओं में शामिल किया जाता है। यह सेवाएं जीवन स्तर की वृद्धि और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होती हैं। फिर अगला है चिकित्सा पर्यटन। तो चिकित्सा पर्यटन यानी कि चिकित्सा टूर क्या होता है। तो जब कोई व्यक्ति चिकित्सा के लिए यानी कि अपने इलाज कराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह या फिर एक देश से दूसरे देश जाता है तो यह चिकित्सा पर्यटन कहलाता है। अगला टॉपिक है अंकीय विभाजन या फिर अंकीय विभाजक या फिर डिजिटल विभाजक, इसी का ही नाम है। तो ये क्या है, तो एक देश के लोगों को जल्दी से जल्दी सूचना एवं संचार के साधनों का लाभ प्रदान करना अंकीय विभाजक या फिर डिजिटल विभाजक कहलाता है। विकसित देशों में नई प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने की गति तेज है, जबकि विकासशील या अल्प विकसित देशों में यह निम्न है। इस वजह से विकसित देशों में विकास की गति तेज और विकसित एवं विकासशील देशों के बीच का विभाजन बढ़ता जा रहा है। फिर अगला टॉपिक है बाह्य स्रोतन। तो बाह्य स्रोतन क्या होता है, तो किसी कार्य को किसी दूसरे क्षेत्रीय देश में करवाना जिससे उस कार्य की लागत में कमी आए और दक्षता कार्य में वृद्धि हो, यानी कि उससे ज़्यादा लाभ प्राप्त हो, तो उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, बाह्य स्रोतन कहते हैं। फिर आता है चतुर्थ क्रियाएं। तो चतुर्थ क्रियाएं क्या होती हैं, तो चतुर्थ क्रियाओं में ज्ञान संबंधी क्रियाकलापों को शामिल किया जाता है। उदाहरण के लिए अनुसंधान तंत्र, यानी कि जो खोजकर्ता होते हैं, रिसर्चर जो होते हैं, इसमें रिसर्च किया जाता है मुख्य रूप से। सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सूचना संग्रहणकर्ता आदि जो है चतुर्थ क्रियाकलाप में शामिल होते हैं। इसके अलावा एक पंचम क्रियाकलाप भी होता है। तो इन क्रियाकलापों के अंतर्गत नई व्यवस्था की विचारों की रचना करने वाले लोगों को शामिल किया जाता है। उदाहरण के लिए नीति निर्धारक, प्रबंधक आदि जो है पंचम क्रियाकलाप में शामिल होते हैं। तो पहले जो था वो क्रियाएं मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती थी, लेकिन वर्तमान समय में क्रियाओं की संख्या 5 हो गई है। प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया, चतुर्थ क्रिया और पंचम क्रियाकलाप। तो ये था आज का वीडियो। आई एम श्योर कि ये सभी टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।